नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12 की हिंदी। क्लास 12 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे थे अपना फर्स्ट चैप्टर, जो कि हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 से लिया गया है। तो यहाँ पर हमने आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का फर्स्ट चैप्टर, इससे पहले जो पढ़ा था वो था आत्म परिचय, जिसके यहाँ पर कवि थे हरिवंश राय बच्चन जी। और इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट हम यहाँ पर आज पढ़ रहे हैं, जिसके कवि जो साथ ही लिखी गई है कविता, यानी कि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा ही लिखी गई है। कविता का नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो ये जो हमारी कविता है, बहुत ही छोटी सी कविता है, बहुत ही प्यारी सी कविता है, लेकिन इसमें आपको यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सी बात बताई गई है कि किस तरह से जो पक्षी होते हैं या कोई भी मनुष्य होता है वो किस तरह से, इससे पहले देखिए जो हमने यहाँ पर पढ़ा था आत्म परिचय, उसमें हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा अपने बारे में बताया गया था, यानी कि किस तरह से वो दुनिया के बारे में सोचते हैं, किस तरह से वो समाज के बारे में सोचते हैं, किस तरह से वो कहते हैं कि समाज जो है उनसे अलग है और वो समाज से अलग है, और वो किस चीज के लिए परेशान है समाज के लिए, और क्या कुछ वो यहाँ पर देख रहे हैं। तो बहुत सुंदर सी कविता हमने पढ़ी थी आत्म परिचय, और मैंने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन आप लोगों को किया था, और साथ ही उसका भावार्थ भी आप लोगों को क्लियर किया था। उसकी जो काव्यगत विशेषताएं हैं वो मैंने आपको क्लियर की थी, और आपको होमवर्क में दिया था कि एक एक काव्यांश को अपनी नोटबुक में लिखे और उसकी सप्रसंग व्याख्या करते हुए उसका भाव सौंदर्य लिखे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने होमवर्क किया होगा, और आज हम जो ये सेकंड कविता यहाँ पर पढ़ रहे हैं इसको एक बार यहाँ पर पढ़ेंगे। इसका भी हम एक तरह से भाव जो है भावार्थ पढ़ेंगे, और उसके बाद आप इसको भी घर पर इसी तरह से इसकी व्याख्या करेंगे। और फिर नेक्स्ट जो हमारा डे होगा उस दिन हम दोनों चैप्टर से रिलेटेड पार्ट से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई ये कविता। तो हमने हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन परिचय को तो पढ़ लिया था, यानी कि जीवन परिचय हमने वहां पर पढ़ लिया था कि किस तरह से इनका जो जन्म था 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद के नजदीक प्रतापगढ़ जिले के छोटा सा गांव पट्टी में हुआ था। और घर में उनको सभी बच्चन कहकर पुकारते थे। हिंदी साहित्य के विख्यात कवि थे। तो इस तरह से हमने इनके बारे में काफी सारी चीजें पढ़ ली थी, और जो और बाकी चीजें थी वो मैंने आप लोगों को वैसे तो कहा था कि आप अपनी पाठ्य पुस्तिका से घर पर एक बार पढ़ें, लेकिन यहाँ पर एक बार आप समझ लीजिए कि वर्ष 1955 में कैम्ब्रिज से वापस आने के बाद वे भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त हुए। 1926 में हरिवंश राय बच्चन की शादी श्यामा से हुई। टीबी की लंबी बीमारी के बाद 1936 में श्यामा का देहांत हो गया, और 1941 में उन्होंने फिर तेजी सूरी से शादी की। और दो घटनाएं बच्चन जी के जीवन के लिए महत्वपूर्ण थी, जो उनकी कविताओं में भी जगह पाती है। तो जैसे जैसे आपने देखा कि इनकी जो कविता है, इससे पहले जो हमने कविता पढ़ी थी उस कविता में आपने देखा कि उन्होंने बताया है कि किस तरह से वो अपने किसी प्रिय की याद में जो है खो जाते हैं। तो यहाँ पर वही सब चीजें उन्होंने पढ़ी थी, पढ़ी है, लिखी हुई है जो हमने पढ़ी थी। तो 1939 में प्रकाशित एकांत संगीत की ये पंक्तियां उनके निजी जीवन की ओर ही इशारा करती है। इतना अकेला आज में, संघर्ष में टूटा हुआ, दुर्भाग्य से लूटा हुआ, परिवार से लूटा हुआ, किंतु अकेला आज में। तो ये जो पंक्तियां हैं ये इनकी, जब इनकी पहली जो पत्नी थी उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद की इनकी ये पंक्तियां हैं। 1936 में उनकी पत्नी श्यामा का देहांत हुआ, और उसके बाद ये 1939 में इन्होंने ये इनकी जो पंक्तियां हैं ये किसमें, एकांत संगीत जो इनका लेख था उसकी ये पंक्तियां हैं, और ये यहाँ पर प्रकाशित की गई है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने कवि के बारे में जैसे हमने कहा कि इन्होंने
जो कवित्ववादी गीत, कविता और हालावादी काव्य के अग्रणी कवि ये हैं। इन्होंने रुबाइयों से प्रेरित होकर छवि रुबाइयों से प्रेरित हुए और 1935 में छपी जो मधुशाला, जैसे मैंने आपको बताया था कि मधुशाला जो है इनकी प्रसिद्ध एक काव्य है, तो जिसमें उन्होंने खूब प्रसिद्धि दिलाई और आज भी मधुशाला के पाठकों के बीच ये काफी लोकप्रिय है। अंग्रेजी सहित भारतीय भाषाओं में इस काव्य का अनुवाद हुआ। इसके अतिरिक्त मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, खादी के फूल, सूत की माला, मिलन यामिनी, बुद्ध और नाच घर, चार खेमे 64 खूटे, दो चट्टाने जैसी काव्य रचना बच्चन ने की है। 1966 में वो राज्यसभा के सदस्य के लिए मनोनीत हुए। दो चट्टानों के लिए 1968 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और साहित्य में योगदान के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान, उत्तर प्रदेश का यश भारती सम्मान, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी वो नवाजे गए और बच्चन को 1976 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। तो ये जो बाकी का इनका जीवन परिचय था, बाकी के इनके जीवन से रिलेटेड चीजें थी, वो हमने यहाँ पर पढ़ी। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि किस तरह से बच्चन की परिवर्तित रचनाओं का स्वर, उनकी भंगिमा और स्पष्ट परिवर्तन दिखाई पड़ता है। सूत की माला, चार खेमे 64 फूटे आदि रचनाओं में वे हालावाद से निकलकर बाहरी दुनिया के दुख दर्द से साक्षात्कार करते हैं। 4 खंडों में प्रकाशित बच्चन की आत्मकथा जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक, ये उनकी जो आत्मकथा है वो 4 खंडों में प्रकाशित है। 4 अलग अलग खंड है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक हिंदी साहित्य जगत की अमूल्य निधि मानी जाती है। ये इनका जो आत्मकथा के 4 खंड है। बचपन ने उमर ख्यामा की रुबैया, सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं, नेहरू की राजनीतिक जीवन पर भी किताबें लिखी। उन्होंने शेक्सपियर के नाटकों का भी अनुवाद किया। हरिवंश राय बचपन का 95 वर्ष की आयु में 18 जनवरी जो 2003, जो कि मैंने आपको बताया था, को मुंबई में देहांत हो गया। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फिल्म अभिनेता बच्चन और उद्योगपति अजिताभ बच्चन उनके सुपुत्र हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो आपको बताया वो हमने यहाँ पर क्लियर किया है चैप्टर से रिलेटेड। अब हम आते हैं अपने विषय पर, जो आज का हमारा टॉपिक है। आज जो हम यहाँ पर छोटी सी कविता जो है पढ़ने जा रहे हैं, उसका टॉपिक, उसका विषय प्रवेश है। तो कविता हमारी बहुत छोटी सी है, जिसका जो मेन एक तरह से टॉपिक का नाम है वो है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो ये एक प्रेम गीत है, यानी कि ये एक गीत है। इससे पहले जो हमने पढ़ी थी वो हमारी कविता थी और ये एक गीत है और इसमें प्रेम की व्याकुलता का वर्णन किया गया है। प्रेम की व्याकुलता का वर्णन है और साथ ही जो लोग अपने प्रियजनों से मिलने के लिए किस तरह से जो पथिक होता है, जो शाम का समय होता है और अपने प्रियजनों से मिलने की चाह में जो पथिक के पांव जो है तेज तेज चलने लगते हैं और उसके पांव में तेज जो है, पक्षियों के पंखों में जो है फड़फड़ाहट भर आती है। परंतु कवि के जीवन में यहाँ पर जैसे बताया है कि जब शाम का समय होता है खास तौर पर, तो लोग अपने घरों को जाने के लिए, अपने प्रियजनों से मिलने के लिए उनके पांव तेजी से चलने लगते हैं। और पक्षियों के शाम के समय आपने देखा होगा सारे पक्षी जो है उड़कर वापस अपने घरोंदों की तरफ जाते हैं, अपने घोंसले की तरफ जाते हैं, तो उनके पंखों में फड़फड़ाहट भर आती है। पर कवि के जीवन में यहाँ पर कोई भी प्रिय नहीं है, कोई भी उनका इंतजार करने वाला नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो घर पर उनका इंतजार कर रहा है। इसीलिए वो कहते हैं कि उनके जो कदम है वो स्थिर है, यानी कि वो रुके हुए हैं, क्योंकि कोई भी उनका घर पर इंतजार करने को नहीं है। तो जीवन में गति का जो संचार होता है वो प्रेम के कारण होता है। यानी कि कोई भी इंसान
कोई भी काम करता है, देखिए जो माता पिता है वो अगर काम कर रहे हैं, अपने घर से बाहर जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं? ताकि वो अपने बच्चों को अच्छी लाइफ दे सके, अपने बच्चों के हर ख्वाहिश को पूरी कर सके, अपने बच्चों को वो सारे संसाधन दे सके जो आज के टाइम पर नीड है, ठीक है ना। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, काम कर रहे हैं, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कविता है, ये छोटी सी चिड़ियों के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है बहुत सारी बातों को। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कविता को। देखिए ये कुछ कठिन शब्द हैं जिनको हम कविता को पढ़ने के बाद यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हो न जाए पथ में रात कहीं, हो न जाए पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं। हो न जाए पथ में रात कहीं। देखिए बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं, बहुत छोटी सी कविता है लेकिन बहुत ही सुंदर है। हो न जाए पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो देखिए क्या कहा है, केवल दो पंक्तियां यहाँ पर मेन है कि हो न जाए पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये सोचकर कि मुझे कहीं पथ में, पथ अर्थात रास्ता, मुझे कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए, मुझे कहीं, क्योंकि घर पर जो है मेरे परिवार के जन, मेरे प्रियजन, मेरे बच्चे, मेरे जो माता पिता हैं वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। हो न जाए पथ में रात कहीं, कहीं मुझे पथ में रात ना हो जाए, मंजिल भी तो दूर नहीं, और घर मंजिल अभी इतनी दूर भी नहीं है कि मैं पहुंच ना पाऊं। ये सोचकर थका दिन का पंथी, दिन भर काम करके थका हुआ जो व्यक्ति है वह भी जल्दी जल्दी चलता है, जबकि उसके पैरों में ताकत नहीं है कि वो चल पाए, लेकिन वो जो घर वालों का, जो परिवार वालों का प्रेम है, उनकी जो प्रतीक्षा है, वो जो है उसको खींच रही है। वो तेजी से चल रहा है, जल्दी जल्दी चल रहा है कि कहीं मुझे रात ना हो जाए, मेरे घर वाले चिंता ना करें, वो परेशान ना हो मेरे लिए, इसीलिए वह भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। छोटा सा काव्यांश, पहले हम इसको यहाँ पर क्लियर करेंगे, उसके बाद आगे के काव्यांश को पढ़ेंगे। तो देखिए क्या कहा है यहाँ पर, कवि कहते हैं कि दिन भर चलकर अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला ये यात्री, दिन भर चलकर अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला ये यात्री देखता है कि मंजिल पास आने वाली है, और वो मंजिल कौन है, वो मंजिल उसका परिवार है। यानी कि अब दिन भर उसने बहुत मेहनत की है, दिन भर उसने बहुत काम किया है, और अब शाम को वो वापस घर जा रहा है, तो वो ये देखता है कि मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है, वो अपने प्रियजनों के पास पहुंचने ही वाला है, पर उसे लगता है कि कहीं चलते चलते रास्ते में रात ना हो जाए, कहीं चलते चलते रास्ते में रात ना हो जाए, इसीलिए वह अपने प्रिय मिलन की कामना से, यानी कि अपने प्रिय से, अब देखिए यहाँ पर प्रिय मिलन की कामना, यहाँ पर हो सकता है कि कोई उसकी पत्नी हो, उसकी माता हो, उसकी परिवार के लोग हों, उसके बच्चे हों, ठीक है, उनसे मिलने के लिए वह जल्दी जल्दी कदम रखता है। प्रिय मिलन की आतुरता के कारण उसका एक तरह से, उसको ये आतुरता उसको अकारण ही उसे प्रतीत होती है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। जब उसको लगता है ना, कि जब उसको लगता है कि यार मैं थोड़ा जल्दी घर जाऊं, घर पर मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी, मेरे माता पिता मेरा इंतजार कर रहे होंगे, तो उसको लगता है कि देर ना हो जाए मुझे। दिन भर भले ही उसने कितनी भी मेहनत की हो, दिन भर भले ही उसने कितनी ही परेशानियां उठाई हो, कितने ही कष्ट उठाए हो, लेकिन अभी परिवार से मिलने की आतुरता, प्रिय मिलन की जो आतुरता है, वो उसके कदमों को और तेज कर देती है, और तेजी से वो चलने लगता है, और उसको अकारण ही प्रतीत होता है, खाली खाली में लगता है कि ये दिन इतनी जल्दी क्यों ढल रहा है, रात शायद बहुत जल्दी आने वाली है।
तो इस तरह से पहला काव्यांश हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। बहुत ही इजी सा छोटा सा काव्यांश है, लेकिन ध्यान रखिएगा परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये चैप्टर, और इस चैप्टर से जुड़ा हुआ ये गीत। अगले काव्यांश को पढ़ते हैं। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा, एक होती है आशा और एक होती है प्रत्याशा, ठीक है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, अपनी माँ की जो है, अपने माता पिता की राह देख रहे होंगे, अपने माता पिता की इस आशा में होंगे कि वो आएंगे और उनके लिए कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। देखा होगा आपने, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं चिड़ियों के, जिनके अभी पर नहीं निकले हुए हैं, जो अभी उड़ नहीं पाते, जो प्रॉपरली जिनके अच्छे से पर नहीं निकले होते हैं, तो वो घोंसले में ही बैठे होते हैं चिड़िए के। और जब चिड़िया जो है सुबह के टाइम निकलती है, तो वो पूरे दिन भर चुगती है और फिर लास्ट में अपनी चोंच में भरकर जो है वो कीड़े मकोड़े दाने अनाज जो भी उसको मिलता है वो लेकर जाती है और अपने बच्चों की चोंच में डालती है। तो उससे पहले वो बच्चे बिल्कुल इस तरह से अपनी चोंच को, मुंह को खोले हुए नीड़ों से बाहर झांक रहे होते हैं कि हमारी माँ जो है आएगी और हमें दाना देगी। ये सोचकर ध्यान परों में चिड़ियों के, अब जब चिड़िया ये सोच रही है कि मैं, शाम के टाइम आपने देखा होगा ना इस तरह का दृश्य, आसमान में आप देखेंगे इस तरह का दृश्य आपको पूरे आसमान में दिखाई देगा। जितने भी पक्षी हैं वो सब के सब झुंड का झुंड लेकर अपने जो घोंसले होते हैं वहां की तरफ जा रहे होते हैं। तो बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे कि उनके बच्चे आशा में बैठे होंगे और नीड़ों से बाहर झांक रहे होंगे। या ध्यान परों में चिड़ियों की, ये ध्यान जो है चिड़ियों के परों में चंचलता भर देता है और इससे दिन चंचलता भर देता है, यानी कि उनके पर जो है और ज्यादा चंचल हो जाते हैं और तेजी से उनके पर जो है फड़फड़ाने लगते हैं और तेजी से वो आगे बढ़ने लगते हैं। और इसी से आगे कहा है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। उनको भी लग रहा है कि रात होने वाली है और उनके बच्चे जो है उनका इंतजार कर रहे हैं, और इसीलिए वो भी, उनके पंखों में भी चंचलता आ जाती है और वो भी तेजी से उड़ने लगते हैं। तो देखिए कितनी सुंदर सी ये कविता है। अर्थ को यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि एक चिड़िया जब शाम को अपने घोंसले की ओर वापस जा रही होती है, तो उसके मन में ख्याल आता है कि उसके बच्चे उसकी राह देख रहे होंगे, वो घोंसले में बैठे बाहर की ओर झांक रहे होंगे, उन्हें मेरी प्रतीक्षा होगी। और जैसे ही चिड़ियों को यह चिंता सताती है, तो उसके पंखों की गति और तेज हो जाती है, उसके पंख और तेजी से चलने लगते हैं और वह तेजी से घोंसले की ओर आगे बढ़ती है। और तब उसको यूं लगता है कि मानो दिन तेजी से ढल रहा है, दिन तेजी से ढल रहा है और वह प्रेम मिलन के लिए व्यग्र हो जाती है। वो अपने बच्चों से मिलने के लिए, अपने छोटे छोटे बच्चों से मिलने के लिए और ज्यादा व्यग्र हो जाती है और ज्यादा व्याकुल हो जाती है और वह तेजी से आगे बढ़ने लगती है। अगला काव्यांश, मुझसे मिलने को कौन विकल। अब देखिए यहाँ पर जो कवि ने अपने एक तरह से जो सच्चाई है, जो सचमुच होता है वो उन्होंने बताया है, ठीक है, जो सचमुच होता है वो उन्होंने बताया है। लेकिन अब वो जो लास्ट की पंक्तियां हैं वो अपने लिए कह रहे हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न स्थिरता करता पद को, यह प्रश्न स्थिर करता पद को भरता उर में विहलता है, भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है।
तो देखिए लास्ट का जो काव्यांश है उसमें कवि कह रहे हैं अपने लिए कि मुझसे मिलने को कौन विकल। मैंने बताया था ना कि ये जो कविता उन्होंने लिखी है उस टाइम पे लिखी है, गीत उस टाइम पे लिखा जब उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था और वो बिल्कुल अकेले जीवन व्यापन कर रहे थे। तो उस टाइम पे उन्होंने ये लिखा। तो वो कहते हैं मुझसे मिलने को कौन विकल, कि मुझसे मिलने को कौन व्याकुल है, मैं हूं किसके हित चंचल, मैं किसके लिए चंचल हूं, मैं किसके लिए जल्दीबाजी दिखाऊं कि मुझे घर जाना है। शाम का टाइम होता है, आपने देखा होगा बाजार में पूरा ट्रैफिक भरा होता है, सबको अपने घर जल्दी पहुंचना है, सबको अपने घर, चाहे वो कार वाला हो, चाहे बाइक वाला हो, चाहे साइकिल वाला हो, चाहे पैदल हो, चाहे विक्रम वाला हो, चाहे मैजिक वाला हो, चाहे बस वाला हो, चाहे ट्रक वाला हो, सबको ये लगता है बस टाइम पे घर पहुंच जाए, बस खाना खाते वक्त घर पहुंच जाए। तो आपने देखा होगा सारी गाड़ियां जो है एक साथ निकलती हैं और पूरा का पूरा ट्रैफिक हो जाता है, ठीक है ना, रश हो जाता है बाजार में, मार्केट में बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि सबको अपने घर पहुंचना है, सबको अपने घर पहुंचने की जल्दी है। लेकिन यहाँ पर कवि अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं, मुझसे मिलने को कौन विकल, कि मेरे लिए कौन व्याकुल है मेरे घर पर, मैं खोऊं किसके हित चंचल, मुझ में किसके लिए चंचलता आए, मैं किसके लिए एक्साइटेड हूं कि मुझे घर जाना है, मुझे उनसे मिलना है, मुझे साथ में बैठ के खाना खाना है, मैं किसके लिए चंचल हूं। यह प्रश्न स्थिर करता पद को, जहां मैं चल भी रहा होता हूं तो ये प्रश्न मेरे पैरों को वहीं पर रोक देता है, वहीं पर स्थिर कर देता है और भरता उर में विहलता है, और बहुत ज्यादा व्याकुलता मेरे मन में भर देता है, बहुत ज्यादा उदासी, बहुत ज्यादा परेशान मेरे मन को कर देता है। मेरे पैर वहीं पर रुक जाते हैं कि मेरे लिए तो कोई प्रतीक्षा करने वाला है ही नहीं घर पर, मैं किसके लिए चंचल हूं, मुझे किसके लिए जल्दी घर जाना है, मुझे किसके साथ बैठकर घर पर खाना खाना है। ये सोचकर ये प्रश्न उनके मन को स्थिर कर देता है और उनके मन को जो है वहीं पर रोक देता है, उनके पद को वहीं पर रोक देता है, उनके पैरों को की जो चाल होती है उसको मंदी कर देता है, उसको कम कर देता है, उसको रोक देता है। और ये उनके हृदय में व्याकुलता से उनका हृदय भर जाता है, दुख से उनका हृदय भर जाता है और उनको भी लगता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इस तरह से हमने छोटे छोटे 3 काव्यांश यहाँ पर थे कविता में, ये हमने क्लियर किए और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये कविता जो है पसंद आई होगी। अब हम इसका अर्थ यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि कवि क्या कह रहे हैं। कवि कहते हैं कि इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं है, इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं है जो मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो, जो मुझसे मिलने के लिए चंचल हो। फिर मेरा चित्त क्यों व्याकुल हो, मैं किसके लिए चंचल हूं, मेरे मन में किसी के प्रति क्यों प्रेम की तरंगे जगे। ये प्रश्न मेरे कदमों को स्थिर कर देता है। प्रेम के अभाव की बात सोचकर कि उनके जीवन में प्रेम नहीं है, उनके जीवन में प्रेम का अभाव है, ये सोचकर वो ढीले पड़ जाते हैं और उनका मन निराशा, उदासी, व्याकुलता की भावना से भर जाता है। व्याकुलता, उदासी, निराशा उनके मन में उमड़ने लगती है, क्योंकि यही प्रेम है जिसकी तरंग में खोकर जिन दिन जल्दी जल्दी बीत जाता है। क्योंकि जहां पर प्रेम होता है वहां पर समय का पता नहीं चलता। जहां पर प्रेम होता है, यानी कि अगर आपके पास आपके परिवार जन हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं, आप घर में कभी देखिएगा कि अगर आपके घर के सदस्य कहीं चले जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं, किसी फंक्शन में गए हैं या स्कूल गए हैं बच्चे या कहीं पर भी गए हैं, तो क्या होता है कि परिवार में आपको बहुत बड़ा दिन लगता है, आपको लगता है कि घर में कोई नहीं है, घर पूरा खाली है, टाइम ही आपका स्पेंड नहीं हो पाता, समय आपका व्यतीत ही नहीं हो पाता। अच्छा अब तो काम भी हो गया, अभी भी समय बचा हुआ है, खाना भी खा लिया, अभी भी समय बचा हुआ है, या अभी सोकर भी उठ गए, अभी भी समय बचा हुआ है। लेकिन जब घर में गेट टुगेदर होता है, परिवार के बहुत सारे लोग, बच्चे और जो कोई फैमिली मेंबर्स हैं, वो सब अगर घर में होते हैं तो पता ही नहीं चलता दिन कब निकल गया। तो यही होता है कि प्रेम की जब भावना होती है, ठीक है ना, जिसकी तरंग में
खोकर, जब हम प्रेम में होते हैं, कभी हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं, कभी हम अपने माता पिता को करते हैं, कभी हम अपनी जो है पत्नी को करते हैं, परिवार में सब लोगों के साथ जब हम मिलजुल कर रहते हैं तो उस टाइम पे हमें समय का पता नहीं चलता। लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो उस टाइम पे समय काटे नहीं करता। तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि प्रेम जब होता है तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है। लेकिन कभी यहाँ पर बहुत ही हताश है, निराश है, उदास है, कहते हैं कि इस दुनिया में उनको प्रेम करने वाला नहीं है, उनका अपना कोई नहीं है जो उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो। तो इसीलिए कहते हैं कि ये व्याकुलता ही उनके पदों को स्थिर कर देती है और उनके मन में वो कहते हैं कि मैं किसके लिए चंचल हूं, मेरे मन में किसके लिए चंचलता उमड़े। तो इस तरह से देखिए हमारा जो ये चैप्टर है, ये कविता कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन हमने यहाँ पर आपको कहा था कि पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जैसे कुछ ही प्रश्न यहाँ पर हैं जिनको हमने, कठिन शब्द यहाँ पर है जिनको हमने डिस्कस करना है। जैसे है प्रत्याशा, प्रत्याशा का अर्थ होता है आशा, ठीक है। नीड़, नीड़ों से झांक रहे होंगे, नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। चंचलता, चंचलता यानी कि तीव्रता या तेजी। विकल, विकल का अर्थ होता है व्याकुल। मैं हूं किसके हित, हित अर्थात वास्ते या के लिए, मैं किसके लिए चंचल हूं। स्थिल अर्थात रुकना या ढीला पड़ जाना, ठीक है। स्थिल का अर्थ रुकना भी हो सकता है, ठीक है। उर अर्थात हृदय, विहलता अर्थात आतुरता का भाव या उमड़न। विहलता, बहुत ज्यादा व्याकुलता, एक आतुरता, उमड़न हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से छोटी सी कविता यहाँ पर थी जो हमने पढ़ी, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कविता पसंद आई होगी। और इस तरह से हमारा जो हम फर्स्ट चैप्टर है वो आज यहाँ पर रीडिंग के दृष्टि से, यानी कि केवल पढ़ने की दृष्टि से हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने दोनों कविताएं अपनी पढ़ ली। पहले हमने पढ़ी आत्म परिचय, और आज हमने दूसरा जो गीत है उसको भी यहाँ पर पढ़ लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और साथ ही कुछ आपने देखा होगा कि आपने एग्जाम में, जैसे मैंने कहा कि ये चैप्टर परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप लास्ट 5 ईयर के सैंपल पेपर अगर उठाकर देखेंगे या ओल्ड पेपर्स अगर आप उठाकर देखेंगे, चैप्टर कई बार रिपीट हुआ है, दोनों कविताएं रिपीट हुई हैं, गीत भी रिपीट हुआ है। तो इसको ध्यान पूर्वक पढ़ें। कोई भी डाउट अभी तक की पढ़ाई में होता है तो उसे नेक्स्ट सेशन में क्लियर करें। बाकी के प्रश्न उत्तर करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।